गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जून 28 एंड आज है संडे। तो आज हमारा स्पेशल साइंस एंड टेक को हम पूरा का पूरा कवर करते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि वो करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करना चाहते हैं रंजीत सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी पे, जिसे इंडिया ने कहा है कि ये जस्ट एक मिराज ऑफ गुडविल है, यानी एक अच्छाई दिखा रहे हैं जस्ट, बट ये कुछ ऐसा है नहीं। तो बात करते हैं रंजीत सिंह जी के बारे में और करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था और वो रूलर थे, लीडर थे सिख एम्पायर के 19th सेंचुरी के टाइम पे। उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था बचपन में, जिस वजह से उनकी लेफ्ट आई साइड जा चुकी थी। ये आप जो येलो में एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया उस टाइम पे सिख एम्पायर का हुआ करता था, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। महाराजा रंजीत सिंह जी के काफ़ी और नेम भी थे। उन्हें जाना जाता था महाराजा ऑफ पंजाब, महाराजा ऑफ लाहौर, शेर पंजाब जो कि उनका काफ़ी फेमस नेम हुआ था, शेर हिंद, सरकार वल्ला, सरकार खालसा जी, लॉर्ड ऑफ 5 रिवर्स, सिंह साहिब के नाम से। तो महाराजा रंजीत सिंह जी की कुछ फेमस लड़ाई हैं, जैसे कि 1813 की, जो कि हुई थी बैटल ऑफ अट्टोक, जिसमें अहमद शाह दुर्रानी को हराया गया था और कंधार पे कैप्चर कर लिया गया था। फिर हुई थी एक 1818 में, जिसमें मुल्तान कैप्चर कर लिया गया था अहमद शाह दुर्रानी से। और 1813 में एक युद्ध और हुआ था, सॉरी 1823 में एक युद्ध और हुआ था जो बैटल ऑफ नौसेरा था। और इसी प्रकार सिख एम्पायर ने काफ़ी सारे युद्ध जीते महाराजा रंजीत सिंह की आगवानी में। बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर की। करतारपुर कॉरिडोर क्या है? करतारपुर कॉरिडोर एक एरिया है जो कि पाकिस्तान का गुरुद्वारा दरबार साहिब और बॉर्डर ऑफ इंडिया के बीच में है। ये एक वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग बनाया गया है। ये इनिशिएटिव था 1999 का, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा और नवाज शरीफ द्वारा। दिल्ली लाहौर बस सर्विस जो स्टार्ट की गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए 1999 में, ये एक उसी का पार्ट था करतारपुर कॉरिडोर। यहाँ पे गुरुद्वारा दरबार साहिब है, तो ये एक फ्री एक्सेस है, वीज़ा फ्री एक्सेस है इंडियन सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिख्स के लिए, जो वहाँ पे जाके प्रे करना चाहते हैं। तो जिस समय ये ओकेजन होता है, वहाँ पे मेला लगता है, तो इंडियन सिख्स भी वहाँ पे जाते हैं वीज़ा फ्री। बट वीज़ा फ्री तो ट्रैवल है, लेकिन एक ईटीए चाहिए होता है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट। ये इजीली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मिलता है। वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आपको ईटीए मिल जाता है। तो 9 नवंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनॉग्रेट किया करतारपुर कॉरिडोर को। उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसको दोबारा से बनाया, उसमें मतलब उसकी मरम्मत की गई, थोड़ा अच्छा डेवलप किया गया, तो उसको इनॉग्रेट किया गया 2019 में करतारपुर में, गुरुद्वारा दरबार सिंह कॉम्प्लेक्स में। एक वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि सिर्फ इंडियन रेजिडेंट जो हैं और ओवरसीज सिटीजन हैं वो ही कॉरिडोर में ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं कर सकते हैं, अगर वो करें तो उन्हें वीज़ा लगाना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि आई है ड्रग से रिलेटेड। यूएन की रिपोर्ट जारी हुई है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। और ये फाउंडेड हुआ था 1997 में, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? ये 2018 की रिपोर्ट की बात हो रही है आज के न्यूज़पेपर में। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 26.9 करोड़ 26.9 करोड़ लोग ड्रग यूज़ कर रहे थे इंडिया में, और जिसमें कि मेजर मात्रा में यंग एडल्ट्स का योगदान था। तो ये एक काफ़ी दुखद न्यूज़ है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट, इतना बड़े लोग, इतनी
मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग 26.9 करोड़ लोग ड्रग यूज़ कर रहे हैं इंडिया में। मैं होप करता हूँ कि 2020 का जो डेटा हो वो इससे काफ़ी कम हो। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि IRDA से संबंधित है। IRDAI जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने नॉर्म्स तय किए हैं कोविड-19 के इंश्योरेंस को लेकर के। इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी अलग अलग कंपनियां निकाल रही थी, तो अब IRDAI ने कुछ नॉर्म्स ही फिक्स कर दिए हैं और एक नेम दिया है उन्होंने प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट का नेम याद रखने वाला है कोरोना कवच पॉलिसी। तो ये एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कोरोना कवच पॉलिसी किसका प्रोडक्ट है। तो ये IRDA द्वारा दिया गया एक नेम है और इस नेम के पीछे कंपनी अपना नेम यूज़ करेगी। जैसे कि अगर एक पॉलिसी का मैं एग्जांपल दूं तो कोरोना कवच पॉलिसी बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस या बाय LIC ऑफ इंडिया, तो नेम आगे से यही रहेगा, पीछे कंपनी अपना नेम यूज़ करेगी। इस पॉलिसी के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स कवर होंगे फॉर कोविड-19 और इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है 50,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख। इसके अंदर आयुष ट्रीटमेंट, ऑल हेल्थ ट्रीटमेंट, जितना भी घर का खर्चा होगा, अगर कोई होम केयर यूज़ कर रहा है तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। और डेट है ऑन एंड बिफोर जुलाई 10। तो अगर आप लोग पॉलिसी लेना चाहते हैं तो अभी टाइम है, आप पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है एक मेडिसिन को लेके जो कि हेल्प कर रही है कोविड-19 में। यूके में एक ट्रायल किया गया, क्लिनिकल ट्रायल किया गया और उसमें ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स को जो कि क्रिटिकल थे कोविड-19 के लिए, उनको डेक्सामीथासोन की डोज देने के बाद इम्प्रूवमेंट देखा गया है उनमें। तो इंडिया ने भी अप्रूवल दे दिया है इस मेडिसिन के यूज़ के लिए। इस मेडिसिन का C22H29FO5 फॉर्मूला होता है। ये कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है SSC में, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। या फिर ये फार्मूला पूछा जाएगा और इसका पूछा जाएगा कि ये फार्मूला किसका है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन आजकल जितनी आ रही है उन सब के फार्मूलेज तो एटलीस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। डेक्सामीथासोन C22H29FO5। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ आई है बैंक से रिलेटेड। इस टाइप की न्यूज़ बैंक में काफ़ी पूछी जाती है। कायराल ग्रुप ने 20% स्टैक्स खरीदे हैं पिरामल फार्मा के, जो कि होता है 3,700 करोड़ के आसपास। कायराल ग्रुप क्या है? ये एक वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म है जो अलग अलग कंपनीज और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में इन्वेस्ट करती रहती है। इसने पिरामल फार्मा में ही इन्वेस्ट किया है, उसके स्टॉक्स खरीदे हैं स्टैक 20%। पिरामल ग्रुप एक काफ़ी फेमस है, आपने इसकी मेडिसिन भी देखी होंगी। ये एक काफ़ी ग्लोबल बिजनेस एम्पायर है जो कि लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, ड्रग डिस्कवरी, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन जैसी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, वहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। मेडिसिन भी ये डेवलप करते हैं। तो ये न्यूज़ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर SBI एंड IBPS में पूछी जाती है कि किसने किसके स्टैक्स खरीदे हैं या किस कंपनी ने किसको टेक ओवर किया है। एक न्यूज़ हमारे पास आज पॉलिटी से रिलेटेड है। वैसे हम अपने सेशंस में पॉलिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट न्यूज़ ही कुछ ऐसी थी और एक इंडियन सिटीजन और एक देशभक्त होने की वजह से मुझे ये न्यूज़ काफ़ी पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। शरद पवार जी जो कि NCP चीफ है, उनका एक बयान आया है राहुल गांधी जी के बयान के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले PM के खिलाफ हमारे एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ एग्रेशन को देखते हुए PM ने इंडियन टेरिटरी का सरेंडर कर दिया है। वो गलवान वैली की बात कर रहे थे। तो इस पे बयान आया है शरद पवार जी का। उन्होंने कहा है कि ये एक मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, इस पे पॉलिटिक्स करना बिल्कुल लाजमी नहीं है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के युद्ध में 45,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना कैप्चर कर चुका है इंडिया का। उन्होंने यह भी कहा है कि जो गलवान वैली में हुआ वो उसको आप एक डिफेंस फेलियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो एक इमीडिएटली हुआ। तो आप उसको इतनी जल्दी कैसे बता सकते हैं कि ये एक डिफेंस मिनिस्ट्री का फेलियर हो। उनका कहना है कि वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स अलर्ट थे और सारी चीज़ें पेट्रोलिंग चल रही थी, तो ये एक काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, इस पे इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए।
उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग कर रहे थे और चाइनीज ट्रूप्स आ जाते हैं और आपको फिजिकली पुश करने लगते हैं, तो ये कैसे आप इसको बोल सकते हैं कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री का फेलियर है। तो ये न्यूज़ और उनका बयान काफ़ी मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ऐसे बयान कम ही आते हैं और पॉलिटिक्स में तो आपस में चलता रहता है, बट जहाँ पे इंडिया की बात हो, एक देश की बात हो, वहाँ पे हम सबको एक होना चाहिए और फिलहाल तो चाइना के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अमोनिया गैस लीक हुई है नंदयाल, जो कि कुरनौल डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के। वहाँ पे अमोनिया गैस लीक हुई है और एक आदमी की मृत्यु हो गई है। स्पाई एग्रो इंडस्ट्रीज में ये हुआ है और उनका कहना है कि ये पाइपलाइन ब्लास्ट की वजह से हुआ है। यहाँ पे अमोनिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसकी स्मेल पंजेंट होती है और वो कंपाउंड है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। ये हम सब लोगों को तो पता ही होता है, अमोनिया NH3। तो इसकी प्रॉपर्टीज जैसे कलरलेस और पंजेंट स्मेल याद रखने लायक है, बिकॉज ये वन वर्ड साइंस एंड टेक SSC बैंक में पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के करंट CM हैं यदुगुरी संदिंती जगन मोहन रेड्डी, ये इनका नेम है। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस हुआ हो तो। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तो ये कोई भी न्यूज़ जैसे आती है तो मैं उसमें उस स्टेट की कैपिटल ज़रूर इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि हमें एटलीस्ट 28 जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी हमें कैपिटल पता होनी चाहिए। बिकॉज ये एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है बट ये चीज़ें हम कई बार अपने दिमाग से मिस कर जाते हैं, तो ये एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इंक्लूड करता रहता हूँ उन चीज़ों को। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है एल नीनो से रिलेटेड। साइंटिस्ट का कहना है कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है क्लाइमेट में, अगर वो चलता रहा तो इंडियन ओशियन में 2050 से पहले पहले अल नीनो इमर्ज हो जाएगा। 19,000 से 21,000 साल पहले नदर्न अमेरिका, यूरोशिया और ये जितने भी सी के लेवल थे ये काफ़ी कम हुआ करते थे और ये आइस से ढका हुआ पार्ट था सारा। तो उस पीरियड को पीक ऑफ आइस एज कंडीशन कहा जाता था और उसका नेम था लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। तो ये नेम आप याद रख लीजिए, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। तो उस टाइम पे ये सारा आइस से कवर था, बट क्लाइमेट चेंज होने लगा, वाटर लेवल इंक्रीज होने लगा, आइस मेल्ट होने लगी, तो क्लाइमेट में चेंज आया। तो सेम चीज इंडियन ओशियन में भी आया। अल नीनो एक इफेक्ट जनरेट हुआ। अल नीनो के इफेक्ट के कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंट एंड डिवास्टिंग फ्लड आते हैं और कई बार तो बहुत ही बुरे ड्रॉट्स भी आते हैं, यानी सूखा पड़ जाता है डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में जो कि पास में है इंडियन ओशियन के। तो अल नीनो को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अल नीनो इज ए क्लाइमेटिक साइकिल इन द पैसिफिक ओशन विद अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स। ये एक एबनॉर्मल वेदर पैटर्न है जो कि कॉज होता है वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जब गर्म होता है तो उसकी वार्मिंग के कारण ये एक एबनॉर्मल वेदर पैटर्न कॉज होता है। दरअसल इक्वेटर के पास होता ये है कि सूरज पानी को गर्म करता है, जिस वजह से ज़्यादा क्लाउड्स बन सकते हैं और ज़्यादा क्लाउड बनना सिंपली मतलब होता है ज़्यादा रेनफॉल होना। तो ये एक एबनॉर्मल वेदर पैटर्न है। एल नीनो द पैसिफिक्स वार्मेस्ट सरफेस वाटर सिट्स ऑफ शोर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। और फोरकास्टर डिक्लेयर कब करते हैं कि एल नीनो की कंडीशन आ गई है, व्हेन दे सी बोथ ओशन टेम्परेचर्स एंड रेनफॉल फ्रॉम स्ट्रोम्स वी टू द ईस्ट। तो जब ये दोनों चीजें ईस्ट की तरफ जाने लगती हैं, ओशन टेम्परेचर एंड रेनफॉल स्ट्रोम की वजह से। इंडिया में एल नीनो जाना जाता है टू सप्रेस मानसून रेनफॉल। जिस भी साल मानसून की रेनफॉल कम हो जाएगी तो एल नीनो देखा जाता है इंडिया में। तो एक क्लाइमेट चेंज है, तो मानसून रेनफॉल को कम होना एल नीनो इफेक्ट कह सकते हैं। और एल नीनो का उल्टा होता है ला नीना, जो कि उसका एक काउंटर पार्ट होता है। ला नीना क्या करता है, ला नीना सरफेस को कूल डाउन करता है। तो एल नीनो में मानसून रेनफॉल सप्रेस होती है और ला नीना में मानसून रेनफॉल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है मेडिकल से रिलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है टीबी ड्यूरिंग कोविड-19। जैसा कि हमें पता है इंडिया के
ऊपर अभी एक बर्डन टीबी का भी है। जिस प्रकार से हमने पोलियो को जड़ से मिटाया है, उसी प्रकार फ्यूचर में हम जरूर टीबी को भी जड़ से मिटाएंगे। बट कोविड-19 के चलते कुछ ऐसा डेटा सामने आए हैं, जैसे कि मार्च से और मई 30 तक 3 लाख से ज़्यादा मिस्ड केस नोटिफिकेशन है। मतलब जो टीबी के पेशेंट थे उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी अपने सिम्टम्स के ऊपर, अपने प्रॉब्लम को लेकर। तो ये एक काफ़ी चिंताजनक विषय है, ऐसा राइटर लिखते हैं। क्योंकि टीबी ऐसा ना हो कि फिर जब लॉकडाउन खुले तो टीबी की मात्रा बहुत बढ़ के सामने आए, काफ़ी सारे लोग टीबी से पीड़ित हो और उनमें कोविड-19 के सिम्टम्स भी हों। तो उनका ये कहना है कि डुअल टेस्टिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और इंडिया में थैंकफुली 3 ऐसे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हैं जो परमिट करती हैं डुअल टेस्टिंग को। तो डुअल टेस्टिंग में होता क्या है? टेस्टिंग में कोविड-19 और टीबी जिसके कि सिम्टम्स एक ही होते हैं, फीवर एंड कफ मोस्टली, तो उस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। और पहली टेक्नोलॉजी का जैसे नेम इसमें गिवन है, डिजिटल टेक्स्ट एक्सरे, CXR। इसमें डिजिटली दोनों सिम्टम्स साथ में देख लिए जाते हैं, टीबी और कोविड-19 के। और ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इनेबल्ड स्क्रीनिंग टूल होता है। एक कंपनी है क्योर AI, जिसने, इंडियन कंपनी है, जिसने इसे डेवलप भी किया है। तो इस टाइप की 2 और डिजिटल टेस्ट है इंडिया में। बट फिर भी ये डुअल टेस्टिंग की मात्रा बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के साथ साथ टीबी का टेस्ट भी किया जा सकता है, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। और ये फ्यूचर में आने वाले टीबी के बढ़े हुए बर्डन को भी कुछ हद तक कम करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि आई है टाइप 1 डायबिटीज़ से रिलेटेड। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं कोविड-19 के पेशेंट्स में। जो कोविड-19 से रिकवर हुए या फिर जो कोविड-19 जिनको करंटली है, उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स देखे गए। वो कैसे देखे गए? दरअसल ऐसा होता है, जब कोविड-19 जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, ये बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी एक रफ बिहेवियर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक रफ बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है और वो अटैक करना स्टार्ट करता है बीटा सेल्स को। अब जब बीटा सेल्स पे अटैक होगा तो जो पैनक्रियाज है विच प्रोड्यूस द हार्मोनल इंसुलिन, उन पे भी अटैक होगा। तो बीटा सेल्स पे अटैक होना यानी एक हार्मफुल इफेक्ट है। तो बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन से क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था बॉडी में वो रिड्यूस हो जाता है, यानी इंसुलिन कम हो जाता है। तो एबिलिटी, जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की, वो चीज़ कम हो जाती है, उस पर अफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स शो हो जाते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। सेम चीज़ 2002 के सार्स कोरोना वायरस के पेशेंट्स में भी देखी गई थी, उनमें भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स हुए थे। और ये ऐसा नहीं है कि किसी को अगर डायबिटीज़ पहले से हो उसमें इंक्रीज होती है, ये बिल्कुल फ्रेश, जिसे जीरो डायबिटीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज़ से रिलेटेड, उसमें भी डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हैं साइंस एंड टेक से। तो ये आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और द हिंदू में तो आप पढ़ ही सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है एंड एक साइंस का भी मैटर है। चिकन के ऊपर वो चल रही थी, शोध चल रही थी, और ये साइंटिस्ट ने स्टडीज़ में पाया कि जो चिकन ही वो एनिमल थे, चिकन ही वो बर्ड थी जो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन जिनका हुआ नदर्न चाइना और इंडस वैली के टाइम पे। उस टाइम पे हमें पता है कि कैटल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, बट ये रिसर्च की है साइंटिस्ट ने और रिवील किया है कि सबसे पहले डोमेस्टिकेशन चिकन का स्टार्ट हुआ। और यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला भी क्लेम करती है कि ग्रे जंगल फॉल, जो कि एक चिकन की काइंड ऑफ प्रजाति है, ये बना है इमेज इसका यहाँ पे, ये इन्होंने सबसे पहले इंडस वैली में डोमेस्टिकेशन इनका ही हुआ था। तो इंडस वैली के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडस वैली एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के अंदर आती है और इंडस वैली का एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था साउथ एशिया का। तो इसको हम लोग हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं और ये चीज़ हमें पता भी होनी चाहिए। तो ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि इंडस वैली से भी कनेक्टेड है कि चिकन का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले हुआ था।
न्यूज़ हमारे पास नेक्स्ट है, नए पीएम नियुक्त हुए हैं आयरलैंड के, जिनका नेम है माइकल मार्टिन। इस टाइप की न्यूज़ एसएससीएन बैंक जरूर पूछता है कि कौन से माइकल मार्टिन कहाँ के नए पीएम है या फिर आयरलैंड के नए पीएम कौन है, तो ये क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। एक न्यूज़ और है, ये लोगो तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी फेमस लोगो है। इस लोगो के डिज़ाइनर की अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, जिनका नेम था मिल्टन ग्लेसर। तो ये एक दुखद घटना है, बट ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कि इस लोगो के डिज़ाइनर कौन है, जो कि है मिल्टन ग्लेसर। ये लोगोज अक्सर हमें टी शर्ट वगैरह में दिख जाते हैं। मिल्टन ग्लेसर नेशनल मेडल ऑफ आर्ट 2019 में उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, जिसकी इमेज यहाँ पे दिख रही है, बराक ओबामा जी उन्हें ये अवार्ड देते हुए। आर्टिकल्स हमारे पास कुछ आए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये आया है, हाउ विल द यूएस वीज़ा बैन इम्पैक्ट इंडिया। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आया है। आप इसको जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग है, आप इसे पूरा का पूरा पढ़िए। ये यहाँ पे मैंने कट करके डाला है। आपको ये आर्टिकल हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा। और FATF जो कि आजकल 2-3 दिन से काफ़ी न्यूज़ में था, इसके फुल फॉर्म आप बताइए अगर आपको याद है। अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, जिसे आप जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स से लिंक कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, व्हाट शुड बी द IST इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। आपके ऑप्शंस हैं 6:30 आवर, 5:30 आवर, 18.30 आवर्स, 17.30 आवर्स। तो आप अपना आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया हो। आप लोगों का सब्सक्राइब और आप लोगों का लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। अगर कुछ आपको हमारी कमियां दिख रही हैं या फिर आपको कोई दिख रहा है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे मैंने गलत बोला है तो आप उसे प्लीज़ हमें बताइए या हमारे साथ इंटरेक्ट करिए। हमें अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा नई नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।